हेलो एवरीवन, जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में सातवाहन काल या सातवाहन वंश पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की अजंता किस गुफा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की अजंता किस गुफा को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो हम चलते हैं सातवाहन काल की तरफ। देखिए, पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश या मौर्य काल के बारे में समझा और छत्तीसगढ़ में जहां जहां से मौर्य वंश के साक्ष्य हमें मिले हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर क्या हुआ, कुछ समय पश्चात मौर्य वंश का पतन हो गया। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, हम उसे भारत के इतिहास में देखेंगे। अभी आप समझिए कि मौर्य वंश का पतन हो गया। लगभग 185 ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य वंश का अस्तित्व भारत से समाप्त हो जाता है और मौर्यों के पतन के पश्चात भारत में ब्राह्मणों का राज आ जाता है। ब्राह्मण वंश का उदय होता है। तो ब्राह्मण वंशों में सबसे पहला जो ब्राह्मण वंश है वो सुंग वंश है। सुंग वंश के बाद कण्व वंश है। कण्व वंश के बाद सातवाहन और सातवाहन के बाद वाकाटकों का साम्राज्य भारत में रहता है। तो सुंग वंश ने शासन किया भारत में, फिर कण्व वंश ने, फिर सातवाहन ने। तो इसी सातवाहन वंश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सातवाहनों ने लगभग भारत में 300 सालों तक शासन किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वंश है। सातवाहनों का दक्षिण भारत में या दक्कन में 300 वर्षों तक का शासन रहा है। तो इतने लंबे समय तक सातवाहन शासकों ने भारत में राज किया। इनका शासन क्षेत्र अगर हम देखें तो इनकी पश्चिमी सीमा गुजरात तक थी और पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ तक। उत्तरी सीमा आपका पश्चिमी मालवा और नर्मदा नदी तक और दक्षिण में कृष्णा नदी तक इनकी सीमा थी। तो इतने बड़े क्षेत्र में सातवाहन शासकों ने क्या किया, शासन किया। ठीक है, 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी सन तक, 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी सन तक सातवाहन का शासन था भारत में। और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी इनका साम्राज्य विस्तारित रहा है। सातवाहनों की राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। आपको याद रखना है, प्रतिष्ठान या पैठन, ये इनका मूल निवास स्थान था, इनकी राजधानी थी। और इस वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, बहुत सारे शासक हुए, आपको संस्थापक का नाम याद रखना है। सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने कण्व वंश के अंतिम राजा की हत्या की। कण्व वंश का एक राजा था सुशर्मा। तो सुशर्मा को पराजित कर इसने मगध के कुछ क्षेत्रों को छीनकर वहां पर क्या किया, राज्य स्थापित किया। किसने? सिमुक ने। फिर और भी बहुत सारे शासकों ने शासन किया। इसमें से एक बहुत ही प्रतापी शासक था सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी एक प्रतापी शासक था जिसने मालवा, नर्मदा घाटी आदि क्षेत्रों को जीतकर भी क्या किया, वहां पर अपना राज्य का विस्तार किया। सातवाहनों के समकालीन अगर हम कुछ शासक देखें तो इस समय जो कलिंग देश था या कलिंग जो राज्य था, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, यहां पर क्या था, खारवेल का शासन था। यहां पर क्या था, खारवेल एक राजा थे। इनका शासन था कहां पर, कलिंग में। और इनके समकालीन ये जो गुजरात है और इसके ऊपर का जो क्षेत्र था, यहां पर शकों का साम्राज्य था। यहां पर कौन थे, शक थे। तो शकों और कलिंग देश से सातवाहनों का संघर्ष जो था वो चलता रहता है। ठीक है, खारवेल का एक प्रसिद्ध शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है
जिसे हम हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, उड़ीसा में एक उदयगिरी की पहाड़ी है, उस उदयगिरी की पहाड़ी में ही हाथी गुम्फा अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने क्या किया था, 7 वाहनों के ऊपर आक्रमण किया था और उसने सतकर्णी प्रथम को परास्त किया था। इस बात की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो उड़ीसा का खारवेल नामक शासक था वो 7 वाहनों के समकालीन था। इसी प्रकार जो शक थे, शक भी क्या थे, 7 वाहनों के समकालीन थे और शकों से भी 7 वाहनों ने क्या किया, निरंतर भारत की रक्षा की और एक लंबा संघर्ष शक और 7 वाहनों का भी हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, 7 वाहनों के बारे में कुछ और बातें अगर हम देखें तो 7 वाहन जो शासक थे ये अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। इनका जो शासन क्षेत्र था ये दक्षिणापथ कहलाता था और ये दक्षिणापथपति की उपाधि धारण करते थे। दक्षिणापथपति या दक्षिणापथेश्वर की उपाधि ये धारण किया करते थे। कौन? 7 वाहन शासक। ठीक है, अगर हम इनके प्रशासन की बात करें, 7 वाहनों के प्रशासन की, तो इनका जो प्रशासन था वो लगभग मौर्यों के समान ही चलता रहा। ठीक है, इनका जो शासन था वो मौर्य वंश के प्रशासन की तरह ही चलता रहा, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक नई प्रथा की शुरुआत की जो अग्रहार कहलाया। आपको याद रखना है, अग्रहार एक प्रथा थी जिसमें ये क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे। ठीक है, ब्राह्मणों को ये क्या करते थे, भूमि दान में दिया करते थे। तो भूमि दान की प्रथा 7 वाहनों ने क्या की, प्रचलित की भारत में, जो अग्रहार कहलाया। क्या कहलाया? अग्रहार कहलाया। ठीक है, ब्राह्मण वंश के थे, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अग्रहार प्रथा की शुरुआत हुई। यही अग्रहार प्रथा आगे जाकर सामंती व्यवस्था में बदलती है। ठीक है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। यही अग्रहार प्रथा आगे जाकर क्या होती है, सामंती व्यवस्था में बदल जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये था प्रशासन। अगर हम समाज की बात करें, 7 वाहनों की सामाजिक स्थिति कैसी रही है, तो सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो 7 वाहनों का जो साम्राज्य था ये मात्र सत्तात्मक होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका मात्र सत्तात्मक साम्राज्य होने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, माताओं की स्थिति या महिलाओं की स्थिति समाज में क्या थी, काफी ऊंची थी, उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। ये जो शासक थे ये अपने नाम के आगे माताओं का नाम रखते थे। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी एक राजा हुए तो गौतमी इनकी माँ का नाम था। उसी प्रकार वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो ये जो शासक थे अपने नाम के आगे क्या करते थे, अपनी माताओं का नाम रखते थे, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो 7 वाहनों का समाज था उसमें स्त्रियों की जो दशा थी वो काफी उन्नत थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इनका जो साम्राज्य था या इनका जो परिवार था वो पितृतंत्रात्मक ही था। क्या था? पितृतंत्रात्मक ही रहा है। ठीक है, तो ये कुछ समाज के बारे में हमने बात किया। एक दो पॉइंट आपको और याद रखना है कि 7 वाहनों के काल के दौरान इन्होंने क्या किया, 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से जीवित किया। देखिए, भारत में क्या था, वैदिक काल में हम देखते हैं 4 वर्णों की एक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो समाज था, हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित था। फिर बहुत सारे क्या हुए, विदेशी हमले हुए। ठीक है, अलग अलग प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित हुए और समाज में क्या हुआ, कई प्रकार की जाति व्यवस्था या वर्ण की व्यवस्था का विकास होने लगा। तो इन्होंने क्या किया,
4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से जीवित किया और वर्ण संकर पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को या मिलन को इन्होंने क्या किया, रोका। तो 4 वर्णों की व्यवस्था को इन्होंने फिर से जीवित किया। ठीक है, इनके यहाँ पर कई अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि आदि यज्ञ करवाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे, सातवाहनों के समय में। ठीक है, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें सातवाहनों की, ठीक है, तो इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी उन्नत थी। कृषि और व्यापार क्या था, अधिक उन्नत रहा है। ठीक है, ये जो गुजरात का भड़ौच है, यहाँ पर सातवाहनों का एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। ठीक है, जिससे अलग अलग देशों के साथ ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। छत्तीसगढ़ से ही और आपका भारत के दक्षिणी भाग से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, हमें रोम की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिससे ये बात सिद्ध होता है कि इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो था वो रोम से था और अलग अलग देशों के साथ ये व्यापार करते थे। ठीक है, मुख्यतः कपास का निर्यात किया जाता था। ठीक है, हम क्या करते थे, कॉटन का निर्यात करते थे, कहां से, भारत से, सातवाहन शासक। ठीक है, कई प्रकार की मुद्राएं और सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांशतः सिक्के शीशे के हुआ करते थे। सातवाहनों की सिक्कों में एक विशेषता थी कि इनके जो सिक्के थे वो शीशे के हुआ करते थे, लेड के। तो इन्होंने शीशे के सिक्के का प्रचलन भारत में क्या किया, शुरू किया। ये सिक्का पोटीन सिक्का कहलाता था। क्या कहलाता था, पोटीन सिक्का। ठीक है, अगर हम धर्म की बात करें, ठीक है, सातवाहनों के धार्मिक स्थिति की बात करें, तो ये ब्राह्मण वंश के थे, वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक है, सातवाहन शासक जो थे ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, वैष्णव देवताओं के ये उपासक थे। ठीक है, कृष्ण के, वासुदेव की, इनकी ये पूजा अर्चना करते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने सभी धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने, सातवाहन शासकों ने केवल अग्रहार प्रथा ही नहीं लागू की, बल्कि इन्होंने क्या किया, बौद्ध भिक्षुओं को भी ग्राम दान में दिया और बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, विशेष तौर पर बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान शाखा को प्रचारित प्रसारित किया। इवन विदेशों में भी इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ठीक है, इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी, और इन्होंने भी ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया। तो इनके जो अभिलेख हमें मिलेंगे वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के ही मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। ठीक है, तो सातवाहनों के बारे में एक सामान्य जानकारी है। अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहां कहां से सातवाहनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट में। देखिए, सातवाहन काल, सातवाहन वंश जो था ये एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, मौर्यों के पतन के पश्चात शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के पश्चात भारत में सातवाहनों का साम्राज्य आया। 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 300 वर्षों का इनका शासन था, और इतने लंबे समय तक शासन करने वाले वंशों में सातवाहन वंश का विशेष तौर पर नाम आता है। इनकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठन में थी। सिमुक इस वंश के संस्थापक थे। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त करके दक्कन के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर अपने वंश की स्थापना की। ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासकों में सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम आता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक था इस वंश का। इस शासक के ऊपर एक मूवी भी बनी है साउथ में, गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका जो शासन क्षेत्र था, उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना
और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। मध्य प्रदेश भी शामिल था, अनूपपुर हो गया, पश्चिमी मालवा हो गया, नर्मदा घाटी हो गया, इन क्षेत्रों में इनका साम्राज्य था। इनके समकालीन शासक में कलिंग देश के राजा खारवेल का नाम मिलता है। ठीक है, खारवेल का एक हाथी गुम्फा विलेख मिला है जिसमें इसने सातवाहनों के साथ संघर्ष का वर्णन मिलता है। शक जो थे पश्चिम क्षेत्र में गुजरात काठियावाड़ में, ये भी क्या थे आपके सातवाहन के समकालीन थे। शकों के साथ भी इनका संघर्ष हुआ, आगे चल के इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया शकों से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि सातवाहन शासकों का क्षेत्र कहलाता था दक्षिणापथ, तो ये अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। दक्षिणापथ पथेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, प्रशासन की बात अगर हम करें तो इनका जो प्रशासन था वो मौर्यों के समान ही रहा, लगभग कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए। इन्होंने अग्रहार प्रथा की शुरुआत की, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा, ठीक है, जो आगे चलकर सामंती व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। सामाजिक स्थिति की बात करें तो इनके यहाँ पे परिवार मात्र सत्तात्मक होने का साक्ष्य मिलता है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक ही रहा है, लेकिन माताओं की, स्त्रियों की समाज में जो दशा थी वो काफी अच्छी थी। ये शासक अपने नाम के आगे अपनी माताओं का नाम रखते थे, ये बात हमने देखा। इन्होंने 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से जीवित किया और वर्णों के क्रॉस को इन्होंने रोका। ठीक है, वर्ण संकर को ये रोकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इनके यहाँ पे कृषि और व्यापार काफी उन्नत था। ठीक है, छत्तीसगढ़ और आपके भारत के अलग अलग क्षेत्रों से रोम के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होते हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि इनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो अलग अलग देशों के साथ रहा है प्राचीन काल में। ठीक है, धर्म की बात करें तो चूंकि ये ब्राह्मण वंश के थे तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने सभी धर्म को समान आश्रय प्रदान किया। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी क्या किया, ग्राम दान में दिया, उनके लिए विहार बनवाए। ठीक है, चैत्य का निर्माण करवाया, स्तूपों को संरक्षण प्रदान किया। तो बहुत सारा काम ये करते हैं कौन, सातवाहन शासक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किन किन स्थानों से सातवाहन काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। छत्तीसगढ़ में सातवाहन शासकों की जानकारी के स्रोत अगर हम अवशेषों पर बात करें तो सातवाहन कालीन मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, सातवाहन काल की मुद्रा हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। आपका रायगढ़ का बालपुर और आपका मल्हार, बिलासपुर मल्हार। ठीक है, बालपुर और मल्हार से सातवाहन काल की मुद्राएं प्राप्त होती। ठीक है, बालपुर और मल्हार से क्या मिला है, सातवाहन काल की मुद्राएं मिली हैं। बहुत सारी मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं मल्हार से, बिलासपुर से, जांजगीर चांपा से, अलग अलग स्थानों से मोहरें भी मिली हैं सातवाहन काल की। ठीक है, इसके अलावा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन काल के हमें क्या मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं तांबे के, शीशे के, जिनमें ठीक है हाथी का चित्र अंकित है, स्त्री या नाग का चित्र अंकित है। तो इसमें हाथी, स्त्री और नाग चित्रित हमें क्या मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए। तो मुद्राएं हमें मिलती हैं बालपुर से और मल्हार से। ठीक है, जिसमें सातवाहन कालीन शासक अपीलक का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका नाम मिलता है, सातवाहन शासक अपीलक के नाम का उल्लेख है। ठीक है, अपीलक नाम लिखा हुआ मिलता है, जो इतिहासकारों की राय में सातवाहन शासक हैं। तो अपीलक की मुद्रा कहां से मिली है, बालपुर और मल्हार से। ठीक है, तांबे के सिक्के भी बिलासपुर से, जांजगीर चांपा से, रायगढ़, इन स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनमें हाथी और स्त्री या नाग का चित्र अंकित है। ठीक है, मुद्रा के बाद हम अगर शिलालेख की बात करें, ठीक है,
तो जांजगीर चांपा के गुंजी से और बिलासपुर के बूढ़ी खार से हमें इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, देखिए बालपुर कहां पर है, रायगढ़ में। मल्हार कहां पर है, बिलासपुर में। गुंजी कहां है, जांजगीर चांपा में। और बूढ़ी खार कहां पर है, बिलासपुर में, मल्हार के पास ही। ठीक है, तो गुंजी से हमें वरदत्त श्री का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है, वरदत्त श्री का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है गुंजी से। ठीक है, ये भी क्या है, सातवाहन शासक हैं वरदत्त श्री। इनका शिलालेख हमें गुंजी से प्राप्त हुआ है। और इसी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि वरदत्त श्री जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी। ठीक है, अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को क्या करते हैं, 1000 गाय का दान करते हैं। इस बात की जानकारी हमें गुंजी शिलालेख से प्राप्त होती। इसके अलावा बूढ़ी खार से एक प्रतिमा मिली है। ठीक है, बूढ़ी खार से एक विष्णु जी की प्रतिमा प्राप्त होती। एक लेख युक्त प्रतिमा है, इसके नीचे में प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का एक लेख इस प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो बूढ़ी खार से एक प्रतिमा और गुंजी से वरदत्त श्री का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आपको मुद्रा और सिक्के याद रखने हैं, दूसरे पॉइंट में शिलालेख। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एक हमें काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, वुडन पिलर एक प्राप्त हुआ है। काष्ठ मतलब लकड़ी और स्तंभ का मतलब पिलर। तो ये काष्ठ स्तंभ हमें मिला है जो कि सातवाहन काल का है। ठीक है, जांजगीर चांपा में एक किरारी गांव है। कौन सा गांव है, किरारी। तो किरारी गांव के एक प्राचीन तालाब से हमें सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ये तालाब है, तो तालाब में क्या होता है, बीच में एक काष्ठ स्तंभ लगा होता है। ठीक है, जो इस बात का सूचक है कि इस तालाब का क्या हो चुका है, विवाह हो चुका है। तो विवाह के प्रतीक स्वरूप तालाब में क्या लगाया जाता है, एक काष्ठ स्तंभ गाड़ा जाता है। उसी प्रकार एक काष्ठ स्तंभ हमें किरारी गांव के तालाब से मिला है जो कि सातवाहन कालीन है। और इसमें बहुत ही सुंदर चित्रकारियां की गई हैं जो कि सातवाहन कालीन चित्रकला का एक विशिष्ट नमूना है। ठीक है, सातवाहन चित्रकला का क्या है, एक विशिष्ट नमूना है। ये वर्तमान में गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा हुआ है। वर्तमान में कहां पर है, गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में ये सुरक्षित है, इसे वहां पे रखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मुद्रा हो गया, शिलालेख हो गया, काष्ठ स्तंभ हो गया, सिक्के हो गए। ठीक है, मुहरें हो गई, लेख हो गया। ये सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं छत्तीसगढ़ से, जो कि इस क्षेत्र को सातवाहन शासकों का शासन क्षेत्र सिद्ध करता है। ठीक है, कुछ बातें हमें और याद रखनी है आगे चलकर। ठीक है, 7वीं सदी में एक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया जिसका नाम था वेनशान। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो वेनशान की जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की, ठीक है, तो सीयू के अनुसार इसने बताया कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन, ठीक है, ये क्या छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। सातवाहनों के शासन काल के दौरान नागार्जुन जो थे एक बौद्ध भिक्षुक, इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। और सातवाहन शासकों ने इनके निवास के लिए एक बहुत विशाल क्या किया था, आपका विहार बनवाया था। इस बात की जानकारी हमें सीयूके से प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो आपके नागार्जुन थे बौद्ध भिक्षुक, ये पहली सदी में कहां पर आए थे, छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि हमें यहां से एक विदेशी सिक्का प्राप्त हुआ है। बिलासपुर के चकरबेड़ा या चकरभाठा से हमें रोम की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। रोम की क्या मिली हैं? स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मैंने आपको बताया कि रोम के साथ सातवाहनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, ठीक है, आना जाना लगा रहता था। हम उन्हें कपास का निर्यात करते थे। तो रोम की स्वर्ण मुद्राएं हमें यहाँ कहाँ से मिली है? चकरबेड़ा से प्राप्त हुई है। तो इतनी बातें आपको सातवाहन शासकों के बारे में याद रखनी है, ठीक है। 240 ईस्वी के आसपास सातवाहन वंश का पतन हो जाता है और उसके बाद कई छोटे छोटे वंश सातवाहन के शासन क्षेत्र में क्या होते हैं? स्थापित होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में क्या होते हैं? बहुत सारे वंशों का उदय होता है, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक दो बातें और जो आपको यहां पर याद रखनी है कि सातवाहनों का जब पतन होता है तो भारत में कई राजवंशों का उदय देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ विदेशी शासक थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक राज किया। उन्हीं विदेशी शासकों में आपका उत्तरी भारत में कुषाण वंश का साम्राज्य था। ये भी विदेशी थे। तो कुषाणों का साम्राज्य कहां पर था? उत्तर भारत में, ठीक है। कनिष्क एक प्रसिद्ध शासक थे कुषाण वंश के। रुद्रदामन का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध शक शासक थे वो। तो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। तो हमें कनिष्क के सिक्के छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए। खरसिया के तेलीकोटा से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो इस क्षेत्र को इस ओर संकेत करता है कि कुषाणों का भी साम्राज्य यहां पर कुछ न कुछ समय के लिए क्या रहा होगा? विस्तारित रहा होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो रायगढ़ के खरसिया के तेलीकोटा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुषाण काल के। और इसी काल के तांबे के सिक्के हमें बिलासपुर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। बिलासपुर और रायगढ़ से कुषाण काल का साक्ष्य मिलता है। बिलासपुर से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और खरसिया के तेलीकोटा से हमें क्या मिला है? कुषाण काल के कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक और छोटा सा वंश था मेघ वंश, उड़ीसा का वंश था ये। इसके भी सिक्के हमें मिले हैं। तो मेघ वंश के सिक्के भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? मल्हार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनका साम्राज्य जो था उड़ीसा में फैला हुआ था। इनके सिक्के हमें मल्हार से प्राप्त होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बस इतनी ही बात याद रखनी कुषाण वंश और मेघ वंश के बारे में। अगली क्लास में हम वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल नाग वंश तीनों पर एक साथ बात करेंगे। 2-3 वीडियो में तीनों वंश को मैं कंप्लीट करूंगा और हम तुलनात्मक रूप से इस वंश का अध्ययन करेंगे, क्योंकि तीनों वंश जो थे वो एक दूसरे के समकालीन थे और आपस में एक लंबा संघर्ष इनके बीच में जारी रहता है। तो उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।